पिछले एक दशक में भारतीय राजनीति का पूरा नक्शा बदल चुका है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस बड़े बदलाव की असली कहानी मंच से दिए गए बड़े-बड़े भाषणों में नहीं, बल्कि बैकएंड ऑपरेशंस में छिपी है। आज की इस चर्चा में हम उस संगठनात्मक ढांचे और उस रणनीतिकार के काम करने के तरीके को डिकोड करेंगे, जिसका सिस्टम पर कंट्रोल बिल्कुल एब्सोल्यूट माना जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यहीं से उठता है, क्या हम सिर्फ एक आम राजनेता के बारे में बात कर रहे हैं, या आधुनिक भारत के राजनीतिक सत्ता परिवर्तन के एक मास्टर आर्किटेक्ट के बारे में? देखिए, पारंपरिक रूप से नेताओं को उनकी भीड़ जुटाने की क्षमता से आंका जाता है, लेकिन आज हम जिस अप्रोच की बात कर रहे हैं वो राजनीति को एक विज्ञान मानता है, जहां हर एक कदम बहुत ही ठंडे दिमाग से और सोच समझकर उठाया जाता है। दिल्ली के सत्ता के गलियारों में अक्सर एक टैग गूंजता है, आधुनिक चाणक्य। अब ये सोचना काफी दिलचस्प है कि जिसने कभी खुद प्रधानमंत्री का पद नहीं संभाला, उसे इतना बड़ा दर्जा क्यों दिया गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब कोई विपक्षी दल रातों रात बिखर जाता है या चुनावी गणित अचानक पलट जाता है, तो इसके पीछे उसी रणनीतिकार का दिमाग माना जाता है जो शोर मचाने के बजाय खामोशी से बिसात बिछाने में यकीन रखता है। आखिर ये खामोश राजनीतिक रणनीतिकार पर्दे के पीछे से काम कैसे करते हैं, आइए इसे समझते हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है कि ताकत वहां से शुरू होती है जहां दूसरों की सोच खत्म होती है। जब विरोधी दल कल की रणनीति के बारे में सोच रहे होते हैं, तब तक ये सिस्टम अगले साल के गठबंधनों का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका होता है। इनकी असली ताकत कभी कैमरे के फ्लैश में नहीं दिखी, बल्कि उन बेहद कैलकुलेटेड मूव्स में दिखी जो विरोधियों को संभलने या रिएक्ट करने का मौका ही नहीं देते। इस पूरे ऑर्गेनाइजेशनल और स्ट्रैटेजिक माइंडसेट की नींव असल में काफी पहले पड़ चुकी थी। अगर हम शुरुआत की बात करें तो जन्म 1964 का है, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये कि महज 13 साल की उम्र में ही चुनावी पोस्टर लगाने का काम शुरू हो गया था। ये सिर्फ पोस्टर चिपकाना नहीं था, ये पावर और इन्फ्लुएंस को ग्राउंड लेवल पर समझने की शुरुआत थी। और फिर आता है 1982 का वो अहम पड़ाव, अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी से वो पहली मुलाकात। 1982 की उस मुलाकात ने एक ऐसा अनकहा रणनीतिक गठबंधन तैयार किया जो गहरे भरोसे पर टिका था। एक तरफ एक बहुत ही ग्रैंड पॉलिटिकल विजन था और दूसरी तरफ उस विजन को जमीन पर उतारने वाला प्योर ऑर्गेनाइजेशनल मैकेनिज्म। बिना ज्यादा कुछ कहे एक दूसरे की ताकतों को समझ लेने की यही जुगलबंदी आगे चलकर इस पावर स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा रहस्य बनी। लेकिन हर कहानी में एक डार्क चैप्टर जरूर आता है, और यहां भी ऐसा ही हुआ। साल 2010 ये वो दौर था जब मीडिया ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन, जेल और तड़ीपार जैसी चीजें एक साथ हो रही थीं। विरोधियों ने तो मान ही लिया था कि अब ये एक पक्का राजनीतिक अंत है, लेकिन असल में सलाखों के पीछे का वो वक्त एक इंक्यूबेशन पीरियड की तरह काम कर रहा था। उस दौरान चाणक्य और शिवाजी की रणनीतियों का जो गहन अध्ययन किया गया, वो आगे चलकर एक ऐसी ऐतिहासिक वापसी की नींव बनने वाला था जिसने सब कुछ बदल दिया। और इसी इंक्यूबेशन से निकली वो डेटा ड्रिवन इलेक्शन मशीन जिसने 2014 के यूपी चुनावों में कहर बरपा दिया। पहले चुनाव कैसे होते थे? इमोशंस, रैलियां और बड़े-बड़े भाषण। लेकिन इस नए मॉडल ने चुनाव लड़ने के नियम ही बदल दिए। यहां फोकस भावनाओं पर नहीं, बल्कि प्योर ऑपरेशंस और माइक्रो मैनेजमेंट पर शिफ्ट कर दिया गया। जब मीडिया इस बात पर शक कर रहा था कि क्या एक गुजराती नेता यूपी में हिंदी बेल्ट को समझ पाएगा, तब बैकएंड पर एक ऐसा सिस्टम बन रहा था जो भाषा नहीं, सिर्फ आंकड़ों पर काम करता है। और इसी माइक्रो मैनेजमेंट का सबसे धारदार टूल निकल कर आया, पन्ना प्रमुख। ये कोई आम स्ट्रैटेजी नहीं थी। चुनाव को रैलियों की भीड़ से निकालकर सीधे वोटर लिस्ट के एक एक पन्ने तक ले जाया गया। हर पन्ने के लिए एक इंचार्ज। ये सुनिश्चित किया गया कि हर एक वोटर को ट्रैक किया जाए, उसका झुकाव समझा जाए। ये भारतीय चुनावों के इतिहास में एक अनसुना और अभूतपूर्व पैराडाइम शिफ्ट था। ये पूरा इलेक्टोरल ऑपरेशन हवा में नहीं चल रहा था। इसके बहुत ही सॉलिड पिलर्स थे। हर एक निर्वाचन क्षेत्र का एकदम ग्रैन्युलर माइक्रो मैनेजमेंट, डीप डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल और एक ऐसा सख्त बूथ स्ट्रक्चर जिसे भेदना नामुमकिन सा लगे। जाति और जनसांख्यिकी के डेटा को इतनी बारीकी से मथा गया कि चुनाव एक भावुक अपील की जगह एक सटीक गणितीय फॉर्मूला बन गया। और इस डेटा साइंस और माइक्रो मैनेजमेंट का नतीजा क्या निकला? यूपी की 80 में से 73 सीटें। ये कोई तुक्का नहीं था, ये उस साइंटिफिक सिस्टम पर किए गए निवेश का एक विशाल और साफ रिटर्न था। बस इसी एक आंकड़े ने इस रणनीतिकार को भारतीय राजनीति का एक निर्विवाद ब्रांड बना दिया।
अब जब ये चुनावी मशीनरी सत्ता में आई तो इसका असर सरकार के कामकाज पर भी सीधा दिखाई देने लगा। 5 अगस्त 2019 की तारीख शायद ही कोई भूल सकता है। संसद में 70 साल पुराने अनुच्छेद 370 को जिस तरह से हटाया गया वो एक टर्निंग पॉइंट था। ये वो पल था जिसने पर्दे के पीछे काम करने वाले रणनीतिकार को देश के मुख्य ऑपरेटर के रूप में सामने लाकर खड़ा कर दिया। ये सिर्फ एक नीतिगत बदलाव नहीं था, बल्कि सिस्टम पर एब्सोल्यूट कंट्रोल का एक सीधा और स्पष्ट प्रदर्शन था। तब जाहिर है जब पावर और कंट्रोल इस लेवल का हो तो विवाद और अलग अलग राय होना तो तय है। अगर हम अनुच्छेद 370 की ही बात करें तो समर्थक इसे एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय कदम मानते हैं, जबकि आलोचक इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए खतरा बताते हैं। इसी तरह ईडी या सीबीआई जैसी एजेंसियों के इस्तेमाल पर एक पक्ष इसे मजबूत कानून व्यवस्था कहता है तो दूसरा पक्ष इसे चुनावी मशीनरी का बेजा इस्तेमाल मानता है। इस ध्रुवीकरण ने एक बेहद ही जटिल राजनीतिक परिदृश्य खड़ा कर दिया है। तो इन सब बातों के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या? आज भी जो सवाल सबसे ज्यादा हवा में तैरता है वो यही है कि क्या इस विशाल और जटिल चुनावी मशीन का आर्किटेक्ट हमेशा एक किंग मेकर की ही भूमिका निभाएगा, या फिर वो दिन दूर नहीं जब वो खुद पूर्ण सत्ता के साथ किंग की भूमिका में नजर आएंगे। खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि सिस्टम बिल्डर के प्रभाव को अब भारतीय राजनीति में कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारी आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।